नमस्कार। द न्यूज़ नाउ के स्पेशल अंक में आप सभी का स्वागत। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर हम सभी पूरे राष्ट्र के साथ मनाते हैं अपनी राष्ट्रभाषा को, हिंदी को, उसे मान देने के लिए और एक दिन ऐसा ताकि हम सब अपने आप को फिर उजागर कर सकें, अग्रसर कर सकें अपनी हिंदी भाषा को दोबारा से अपनाने और उसे आगे बढ़ाने में, उसे प्रचलित करने में। तो इस कवायद में हम आज आपको लेकर के आए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के प्रांगण में, और ठीक सभागार के बाहर मैं खड़ी हूँ, आप सबकी दोस्त बिंदिया। आज आप सबके साथ हिंदी दिवस पर साझा करेंगे कुछ ऐसी बातें, ऐसी ज़रूरी बातें जो हमें याद दिलाती हैं कि साहित्य के लिए भाषा का सही रूप से उच्चारण, सही रूप से प्रयोग कितना आवश्यक है। और ख़ास तौर पर आज हिंदी दिवस पर बात करेंगे हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए, और उस बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे इस कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के दो संपादक जो भाषा के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे आज हिंदी की संपादक रीटा खड़्याल से और उन्हीं के साथ डोगरी के संपादक रतन बसोत्रा से। तो आइए करते हैं ये मुलाकात और ले चलते हैं आपको हिंदी दिवस की असल मान्यता के एक सफ़र पर। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर हम आज अभिनव थिएटर के सभागार के बाहर खड़े हैं और अभिनव थिएटर में चलती है हमारी कला संस्कृति और भाषा की अकेडमी, जिसके हिंदी के संपादक और डोगरी भाषा के संपादक आज हमारे साथ हिंदी दिवस पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ हैं हिंदी संपादक रीटा खड़्याल और उनके साथ मेरे साथ हैं डोगरी के संपादक रतन बसोत्रा जी। आज हिंदी दिवस है और कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि लोग जो एक दिन के लिए हिंदी दिवस को मनाते हैं, हमें हर दिन हिंदी दिवस मनाना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आखिर सबसे पहले द न्यूज़ नाउ की टीम को मेरा नमस्कार और सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बिंदिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक विशिष्ट दिन ही उसी का चयन करना चाहिए किसी दिन को मनाने के लिए। मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ, जबकि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी महिला दिवस की। 8 मार्च को मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन महिला का है, हर एक दिन महिला का है। हम सोच कर देख लें कि महिला के बिना लाइफ कैसी होगी, बिल्कुल अधूरी। वैसे ही हिंदी दिवस की बात चल रही है, आज हिंदी दिवस है तो हम बात कर रहे हैं हिंदी दिवस की। हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जो हमारे देश भर में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और जितनी ही ज़्यादा प्रचार में, जितने ही ज़्यादा प्रसार में हमारी ये भाषा होती है, उसको हर एक दिन हम मनाते हैं, हर एक दिन हम उसको जीते हैं। फिर एक ही दिन ही क्यों? बिल्कुल एक ही दिन क्यों कि मतलब उस पर हम ये ठप्पा लगा देते हैं कि नहीं जी 14 सितंबर है तो आज का दिन ही हिंदी दिवस है। नहीं, मेरा भी यही मानना है कि हर एक दिन हिंदी दिवस है जी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे साहित्य को लेकर के भी कि क्या केवल एक ही दिन, ऐसा ही दिन, एक ही दिन होना चाहिए जो किसी भी भाषा के लिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो डोगरी हो या वो अंग्रेज़ी हो, क्या एक ही दिन हम उसे स्वीकार कर उसका सम्मान करें? आज रतन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर यही कहा कि हिंदी जो है इसे आज एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिल गई है। कितना सहमत हैं आप इस बात से? विंध्या जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हिंदी न सिर्फ भारत में अपितु दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी पढ़ी जाती है, हिंदी लिखी जाती है। अब तो अमेरिका, इंग्लैंड में भी हिंदी के लोग रहते हैं और हिंदी में वहाँ साहित्य की रचनाएं हो रही हैं और हिंदी बोली जा रही है। तो हिंदी आज भारत की ना हो के विश्व भाषा बन चुकी है। जैसे हम कभी मानते थे कि अंग्रेज़ी जो है विश्व भाषा है, आज हिंदी भी उसका मुकाबला कर रही है। और जहाँ तक बात हिंदी दिवस मनाने की है, जैसे हमने कहा कि एक दिन मना के हिंदी तो हम याद कर लेते हैं। मेरा मत यहाँ ये है कि हम जो भी दिन मनाते हैं वो एक सिंबल के तौर पर मनाते हैं, एक प्रतीक होता है उस भाषा, उस विषय को याद करने के लिए। तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक दिन ही मनाते हैं। हिंदी हम रोज़ बोलते हैं, रोज़ लिखते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं।
तो हिंदी तो रोज़ रहती है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हिंदी के लिए समर्पित हो जाएं, उसके लिए एक निश्चित दिन जो 14 सितंबर का, जब 1949 में हमारा संविधान लिखा जा रहा था, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा रहा था, तो एक दिन फिक्स कर दिया गया था, एक दिन निश्चित कर दिया गया था कि हम हिंदी का पखवाड़ा मनाएंगे, कि दिन मनाएंगे। तो मेरे ख्याल में जितने भी हम दिन मनाते हैं ना, वो सिर्फ उसको याद करने के लिए होते हैं, और हमें उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना होता है कि कहीं हम भूल तो नहीं गए हैं अपने इस चीज़ को। तो उसको याद करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए जो दिन निश्चित किए जाते हैं, दिन मनाते हैं। वैसे तो हिंदी रोज़ बोलते हैं, रोज़ मनाते हैं, मेरे लिए तो रोज़ हिंदी दिवस होता है। जी, बहुत बढ़िया एक बात आपने कही, और हम दर्शकों से भी ये बात साझा करना चाहेंगे कि केवल एक ही दिन हम ज़रूर मनाते हैं, लेकिन इस दिन को एक प्रतीक के तौर में मनाया जाता है, ताकि हम अपने आप को और पूरे विश्व को ये कहीं ना कहीं एहसास दिला सकें कि अभी भी हम अपनी राष्ट्रभाषा से कितना प्रेम करते हैं, कि उसे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसे एक उत्सव की तरह मनाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी रीटा जी कि जहाँ हम उत्सव तक की बात करते हैं, उत्सुक लोग नहीं हैं इस समय हिंदी के इतने प्रचार में। हम देखते हैं कि अक्सर जब भी हम कहीं इकट्ठे खड़े होते हैं, तो कहीं अगर हम युवाओं की ख़ास तौर पर बात करें, तो युवा अगर दो कहीं खड़े नज़र आते हैं, तो वो कोशिश यही करते हैं कि वो अंग्रेज़ी भाषा में बात करें, ना कि हिंदी भाषा में। और ख़ास तौर पर ये भी कि जब भी कहीं किसी शैक्षणिक संस्थान में वो खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका व्यक्तित्व कम हो जाएगा अगर वो हिंदी में बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये बात मैं करूँगी, ये डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। शुरुआत होती है घर से, हमारे घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। अगर हम घर में हिंदी बोलेंगे तो हमारे बच्चे भी बोलेंगे। ये एक हम भी इस चीज़ को खुद भी अनुभव करते हैं कि बच्चे हाँ आज शर्म महसूस करते हैं, अंग्रेज़ी भाषा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोई भी भाषा सीखें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है, अपनी जड़ें हैं हमारी, अगर उन्हीं से हम छूट गए तो फिर आगे जो हमारा व्यक्तित्व का वृक्ष होगा वो किस नींव पे टिकेगा। तो इसलिए हमें तो ये चीज़ हमें शिक्षा घर से ही मिलनी चाहिए। माता पिता को प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को कि अपनी मातृभाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़ना नहीं है, उनको अपनी जड़ें मजबूत करनी है। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिंदी में बात करते हैं, और हम आजकल देखते हैं कि जितनी भी कार्यकारी बैठकें होती हैं वो भी हिंदी में ही संपन्न की जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अगर हम इंटरव्यूज़ की बात करें, हम साक्षात्कार की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर हम सरकारी नौकरी के लिए कहीं पर जा रहे हैं, कहीं चयनित हुए हैं, तो हमें वहाँ भी अंग्रेज़ी भाषा में ही इंटरव्यू देना पड़ता है, साक्षात्कार भी हमें अंग्रेज़ी भाषा में देना पड़ता है। कितना सही आप मानते हैं इसको? क्या हमें किसी न किसी ज़रिए इस प्रथा को बदलना नहीं चाहिए और हिंदी में ही साक्षात्कार करना ज़रूरी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल विंध्या जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें हिंदी में ही सब काम करने चाहिए। क्योंकि जब मैंने पहले कहा कि जब संविधान में इसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जा रहा था या दिया गया, तो एक विकल्प के तौर पर अंग्रेजी को इसके साथ रखा था कि 10 साल के बाद अंग्रेजी को छोड़ देंगे और सारा का सारा काम जो है वो हिंदी में होगा। लेकिन हमारे मन में, हमारी आत्मा में पता नहीं कहाँ से अंग्रेजी का बीज ऐसा घुसा हुआ है कि वो उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आजकल तो सरकार की ओर से इतना जोर दिया जा रहा है कि दफ्तरों में हिंदी में काम करो, हिंदी में बोलो, हिंदी में। तो जब तक ये पूरी तरह से हम अपने जहन से अंग्रेजी को निकाल नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और मेरे ख्याल में जब इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्षण समझते हैं कि हम इंग्लिश बोल लेते हैं। तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि भाषा कोई भी हो, हमें भाषा का नॉलेज होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अन्य कोई भाषा हो। जब तक ज्ञान नहीं है, हमें अधूरा ज्ञान इंग्लिश का होता है और हम बोलने लगते हैं इंग्लिश। तो पूरा ज्ञान हमें हिंदी का है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है, तो उसको हमें अपनाना चाहिए। और ये इंटरव्यू वगैरह जैसे आपने कहा कि हम जाते हैं, तो इससे हमें जो साक्षात्कार लेने वाला है, हमें उसको रोकना चाहिए कि हम हिंदी में उत्तर देंगे, आप हिंदी में प्रश्न करिए, तब जाके होगा। नहीं तो हम डरते डरते जाते हैं, साक्षात्कार में बैठते हैं, वो इंग्लिश में बोलता है, हमें समझ नहीं आती है, जवाब उसने कुछ मांगा होता है, कह देते हैं हम कुछ हैं। तो इससे हमें एक तो हमारे चयन नहीं होता, और दूसरा हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। तो हमें वहाँ जाते ही ये कहना चाहिए कि हम हिंदी में बात करेंगे, आप हिंदी में पूछिए, हम हिंदी में आंसर देंगे, उत्तर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। एक कहीं ना कहीं हमें ही संकल्प करना पड़ेगा और हमें ही निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या हम इस तरह का एक ठोस कदम, एक मजबूत कदम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। एक बात और जहन में ये आती है कि अगर हम साहित्य की बात करें तो हमारे यहाँ
जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर बहुत से ऐसे दिग्गज रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और बहुत ऐसी चीज़ें हम लोगों के लिए बनाकर रखी हैं कि जिनको हम एक टेक्स्ट के माध्यम से भी और कहीं ना कहीं आजकल ई लर्निंग के माध्यम से भी हम अपने जम्मू कश्मीर के साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ सकते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ सकते हैं, उनके लेख पढ़ सकते हैं। लेकिन आज देखा ये गया है कि जो हमारे युवा लेखक हैं उनका रुझान जो है वो हिंदी की तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनकी ये शिकायत रहती है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि आप एकदम शुद्ध हिंदी में लिखें। अब शुद्ध हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो पढ़ने वाला जो है वो युवा है, तो युवा को एक ऐसी भाषा चाहिए, एक ऐसी हिंदी चाहिए जो उसकी समझ में आए, जिसका ज्ञान उसे सुचारू रूप से हो, जिसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में, देखिए यहाँ भी हमें इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है कि एक जनरलाइज्ड लैंग्वेज जो है उस हिंदी में, एक जनरलाइज्ड हिंदी में हमें बात करनी चाहिए और लिखना चाहिए। कितना सहमत हैं आप इस बात? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और होना तो ये चाहिए, साहित्यकार ये कहे कि शुद्ध हिंदी में लिखिए, मेरे ख्याल में ऐसी बात साहित्यकार को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हमें जो हम लिखते हैं उस लिखते इसलिए हैं, एक तो आत्मसंतुष्टि के लिए और दूसरा दूसरे समाज को प्रेरणा देने के लिए, दूसरे लोगों को जागृत करने के लिए। तो हमें वही भाषा लिखनी चाहिए जो जनसाधारण की हो। जी, जनसाधारण की भाषा हम लिखेंगे तो वो पढ़ने वाले को समझ भी आएगी, उसको डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ेगी, उसको शब्दकोशों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम ठूस के मुश्किल से मुश्किल शब्द भर दें और फिर पढ़ने वाला खोया रहे उन शब्दों के अर्थ ढूंढने में, तो उस लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें बिल्कुल आसान और सरल भाषा में लिखना चाहिए। साहित्य वही है जो दूसरे के हित के लिए लिखा जाए, और जिसमें दूसरे का हित ही ना हो वो साहित्य क्या है। तो अगर इस तरह का एक प्रचार होना शुरू हो जाए, इस तरह की एक प्रथा चलन में आ जाए कि हम ऐसी जनसाधारण की भाषा में लिखें, तो क्या लगता है शब्दकोश वहीं का वहीं नहीं टिक जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि शब्दकोश में जो है बड़े सारे शब्द जो ऐड ऑन होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक क्षेत्र तक हम इसको सीमित कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली हम जब जैसे एक शुद्ध भाषा तो आजकल प्रसार में है ही नहीं, एक मिश्रित भाषा बन गई है जिसको हम सब बोल रहे हैं, और जैसी भाषा प्रचार में हो उसी के साथ चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि शब्दकोश बंद हो जाएंगे, शब्दकोश भी अपनी जगह निकल रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। अब जैसे कि हमारी एकेडमी में हम साहित्य के प्रोत्साहन के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि लेखक को प्रोत्साहित करना साहित्य की ओर। तो अगर वो हतोत्साहित होकर चला जाएगा, वो लिखेगा ही नहीं, तो फिर हमारा क्या अर्थ है यहाँ पे काम करने का। तो मैं रीता जी इसी बात से जुड़ी हुई एक और बात पूछना चाहूँगी आपसे कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि आप इस कला के इस विभाग में काम कर रही हैं और इस क्षेत्र में बहुत सा साहित्य आपके पास ऐसा आता होगा जिसमें मिश्रित भाषा भी होगी और जिसमें शुद्ध हिंदी का उपयोग भी किया गया होगा। तो आप अगर जब संपादन करते हैं, जब आप एडिटिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, तो किस तरह की भाषा आपको लगता है कि आने वाले समय में हमारे युवा यूज़ कर पाएंगे, उसका चलन कर पाएंगे? जी, मैं बात करूंगी अपनी पत्रिका की, तो हमारी J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस में हमारा यहाँ पे पब्लिकेशन का काम होता है, किताबों के प्रकाशन का काम होता है। तो विभिन्न भाषाओं में यहाँ पे काम हो रहा है। हमारे डिविजनल ऑफिस जम्मू में डोगरी, हिंदी और पंजाबी भाषाओं की पत्रिकाएं निकलती हैं शिराज़ आकर के। तो जैसे कि मैं जिस भाषा से कंसर्न्ड हूँ हिंदी में, हमारी जो पत्रिका निकलती है तो हमारे जो हिंदी के लेखक हमारे पास अपनी रचनाएँ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी प्रतिबद्धता हो जाती है कि हिंदी ही हो, उसमें दूसरी भाषा ना हो। अगर आप दूसरी भाषा, जैसे कि कई बार लेखक आते हैं उसमें खाली क्या होता है, स्क्रिप्ट देवनागरी होता है और बीच में जो शब्द हैं उर्दू के ही होते हैं, 100% उर्दू के होते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी सी फिर उनको समझाना पड़ता है कि उर्दू अगर आप लिखते हैं तो उर्दू की पत्रिका वो उर्दू में निकलती है। यहाँ पे जो है एक सीमा रेखा हमारे लिए होती है। अदरवाइज़ ये हमारा मोटिव नहीं है कि हम राइटर को डिस्करेज करें। अलग अलग भाषाओं की पत्रिकाएं निकलती हैं, तो हम उनको रास्ता दिखाते हैं कि अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू की पत्रिका में जाइए। जी। तो कोशिश, यहाँ मैं एक बात कहूँगा
कि जैसे रीटा जी ने कहा कि हम ये कह देते हैं कि हिंदी की है तो हिंदी में ही होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस भाषा में आप लिख रहे हैं उसी भाषा का हो, लेकिन भाषा में एक लचीलापन होता है और भाषा विकासशील होती है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। अगर कोई अच्छा शब्द जो डोगरी का या हिंदी का या किसी अन्य भाषा का हम उसे अच्छी तरह से पचा सकें, उस भाषा में वो पच जाए, तो उसको लेने में कोई गुरेज नहीं हमें करना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। तो एक मिश्रित भाषा ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं लेखन की दृष्टि से ये मिश्रित भाषा भी जो है साहित्य को ही आगे बढ़ा रही है किसी न किसी रूप में। एक और बात अक्सर हमने यहाँ देखी है और ख़ास तौर पर ये जम्मू कश्मीर के थिएटर से जुड़ी हुई है। यहाँ के जब हम देखते हैं कि यहाँ थिएटर के आपकी तरफ से भी, क्योंकि आपकी संस्था की तरफ से भी, जे.एंड.के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज की तरफ से भी यहाँ ड्रामा फेस्टिवल किया जाता है। हर साल एक एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोगों की, ऑडियंस की, दर्शकों की तादाद बहुत कम होती है यहाँ पर जब भी इस तरह के नाटक किए जाते हैं या नाटकों का मंचन होता है। किसी भी तरह के नाटकों का मंचन हो, चाहे वो एनुअल ड्रामा फेस्टिवल में हो या वो किसी संस्था द्वारा खुद का किया गया हो, हमने अक्सर यही देखा है कि दर्शक जो हैं वो उनका रुझान कम रहता है सभागार की ओर। क्या आपको लगता है इसका कारण हो सकता है, और क्या आपको लगता है कि इसके लिए लाजिम है कोई एक कदम उठाना? किस तरह का सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए बिंदिया जी, ये बात है कि अभी पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो उसकी वजह से एक तो बहुत सारे प्रोग्राम हो नहीं पाए हैं। अगर होता भी है तो लोग समझते हैं कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, हम नहीं निकलेंगे, उस वजह से लोग कम आते हैं हमारे प्रोग्रामों में या ड्रामा देखने के लिए। उससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी यहाँ ड्रामा फेस्टिवल होता था तो बहुत कम लोग आते हैं। तो ये लोगों को अभी तक मेरे ख्याल में वो रुझान लोगों का अभी बना नहीं है कि हमें ड्रामा देखने जाना चाहिए, कलाकारों का हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो वो कहीं ये उनके मन में अंदर ये बात रहती है कि पता नहीं कैसा होगा, क्यों जाएंगे। अगर वो ये सोच के चलें कि हमारी भाषा का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे अपने कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो बढ़ेगा। और कई जगह तो आपने देखा कि लोग पैसे खर्च करके ड्रामा देखने के लिए थिएटरों में जाते हैं। बाकायदा टिकट होती है 300 रुपये, 400 रुपये। हमारा तो बिल्कुल यहाँ फ्री होता है, कोई हम टिकट नहीं लेते। फिर भी और हम पूरे लोगों को आमंत्रित करते हैं, खुले तौर पर विज्ञापन देते हैं, कार्ड्स वगैरह छपाए जाते हैं और अखबारों में निकाला जाता है कि यहाँ ड्रामा फेस्टिवल हो, आप आइए। फिर भी लोगों में उदासीनता है। इसके लिए तो लोगों को अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। क्या लगता है मैम, ये जो हम कहते हैं कि दर्शकों का रुझान अभी तक नहीं बन पा रहा है, क्या इसके पीछे कहीं ये कारण देखने को मिलता है कि हमारा जो कला का क्षेत्र है, जैसे हमारे जो ये नाटकों का क्षेत्र है, इनकी जिसको हम कहते हैं कि एक ऑरा जो नाटक का होना चाहिए था, एक जो असल में कलाकारों के द्वारा नाटक किए जाते थे, उस नाटक के उस एक चरण में कमी आ गई है? क्या उसका स्तर नीचे हो रहा है, इस कारण से नहीं आ रहे हैं? या आपको लगता है कि एक ज़रूरी एक कटिबद्धता है हम लोगों के लिए कि हम साहित्य को बढ़ावा ही नहीं देना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि स्तर में कोई कमी आई है। स्तर अभी भी वैसा ही है। कला में कोई कमी नहीं आई है, चाहे वो साहित्य हो या फिर रंगमंच हो। हम यहाँ पे काम करते हैं, हम खुद देखते हैं और हमें खुद हैरानगी भी होती है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं, फिर हम बाहर क्यों भागते हैं? ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच है वो कुंठित हो गई है। हम बाहर की ओर भागते हैं जबकि हमारे पास अपने इतना ख़जाना है हमारे पास। हम अपने घर में ना देखते हुए बाहर देखते हैं। लोग बाहर जाने की ओर अग्रसर होते हैं। बाहर उनको शायद उनके मन में कहीं ना कहीं ये सोच बैठ गई है कि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कभी एक बार आकर देखो तो सही। यहाँ का स्तर देखोगे तो आप बाहर बिल्कुल ही नहीं जाओगे। आपके घर में फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, आप आइए और आनंद लीजिए बस। कहीं ना कहीं सर देखा ये भी गया है कि अगर टिकट लगा कर के नाटक किया जाए तो लोगों में एक थोड़ा सा रुझान रहता है कि कुछ ना कुछ बात तो होगी कि इसकी टिकट लगी हुई है। तो क्या लगता है, टिकट लगाकर एनुअल ड्रामा फेस्टिवल कराना ज़रूरी हो गया है, लगता है? मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी हो गया है, लेकिन जो चीज़, अब मैं एक छोटी सी आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ किताबें छपती हैं
और किताब फ्री में बांटी जाती है, मुफ्त में दी जाती है। मुफ्त में दी हुई किताब हमारे साहित्यकार हों या दर्शक हों या जिसको भी मिलती है वो उठा के अलमारी में रख देता है। और पैसे खर्च करके कोई किताब खरीदी हो तो उसको उसका पढ़ना ही पड़ता है। वो सोचता है पैसे इसमें मैंने लगाए हैं, पढ़ूंगा। तो जब टिकट होगी, पैसे लगेंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे। ये इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि जब पैसे की बात हुई, जैसे आपने कहा कि लोगों में एक क्रेज़ हो गया है, पैसे लग रहे हैं तो इसमें कुछ अच्छा होगा, तो ऐसी बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी दिवस पर एक दिन हो, चाहे हम पूरा साल मनाएं, चाहे हम हर दिन मनाएं, हिंदी दिवस जो है ये हम सबके अंदर की एक भावना है जो हर दिन भी बाहर आती है। हाँ, हम उसे एक महोत्सव की तरह, एक उत्सव की तरह एक ही दिन मनाते हैं ताकि हम सब एक ही दिवस में, एक ही दिन में हम सब एकता के साथ, एक साथ मिलकर इस एक हिंदी की भाषा को इतनी ऊंचाई पर लेकर जा सकें जहां विश्व तिरंगे की तरह इसी भाषा को भी लहराता हुआ देख सके। हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य पर आप सभी को ढेरों बधाई देने के साथ साथ द न्यूज़ नाउ की ओर से आप सभी से एक और इल्तिजा, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि इस तरह की जब भाषा से जुड़ी, साहित्य से जुड़ी हुई कोई भी कला का प्रदर्शन होता है तो आप उसके भागीदार ज़रूर बने, वहाँ जाकर उनका हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तब तक के लिए बिंदिया को दीजिए द न्यूज़ नाउ की ओर से इजाज़त। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब। नमस्कार, जय हिंद।